डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन अगेन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में से कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो होंगे जो फार्मासिस्ट, जीपेट, डीसीओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? इज अ फार्माकोलॉजी। ओके, फार्माकोलॉजी जिसमें मैं टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट आज बताने वाला हूं। तो तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। वन ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड प्राइमरली बाय रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन से कौन सी ड्रग एक्सक्रीट होती है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ड्रग्स दे रखी है, मैं चारों के बारे में बता देता हूं, अपना आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, आपका पहला है आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन में आप देखेंगे तो स्ट्रिप्टोमाइसिन कौन सी कैटेगरी का है? एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक है। ओके, और यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करना, पहली बात। दूसरा, इसका एक जो साइड इफेक्ट है बड़ा बड़ा, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन करता है? स्ट्रिप्टोमाइसिन मींस एमिनोग्लाइकोसाइड। मेनली इसका जो यूज होता है देखिएगा, एंटी टीबी, प्लेग और टेलुरेमिया में इसका यूज होता है। और इसका एक्सक्रीशन मेनली यूरिन के थ्रू होता है, जो भी किसके थ्रू होता है? फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। ओके, तो ये तो आंसर हमारा, इसका मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं हुआ। क्लियर? फिर आता है फ्रेंड्स कैनामाइसिन। कैनामाइसिन आपने देखा होगा, अगेन कैनामाइसिन इसी कैटेगरी का है। इसका मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी का ही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। पहली चीज, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर रहा है, ये भी सही है। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा आपको, क्या कि ईयर डेफनेस हो जाती है, बहरा हो जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब नेफ्रॉन्स को ये डैमेज करता है। ओके, और ये क्या कर रहा है? एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। अगेन ये अनचेंज फॉर्म में रहता है और वो फिल्ट्रेशन के थ्रू ही ये क्या हो रहा है? इसका एक्सक्रीशन होता है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्लोरामफेनिकोल। ये अगेन एंटीबायोटिक कैटेगरी का है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्लोरामफेनिकोल हो गया जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगेन ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। ओके, इसका जो मेन साइड इफेक्ट फ्रेंड्स देखिएगा, बोन मेरो डिप्रेशन। जनरली एंटीबायोटिक्स का ये साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्लोरामफेनिकोल ये करता है। ओके, और जब भी क्लोरामफेनिकोल का नाम आए तो एक नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रे बेबी सिंड्रोम में। ओके, ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेट इसका एज सच एक्सक्रीटेड होता है ग्लूक्रोनाइड इन द यूरिन, और वो भी कैसे? वही अगेन वो फिल्ट्रेशन के थ्रू ये क्या हो रहा है? एक्सक्रीट आउट हो रहा है। लास्ट बचा हमारा पेनिसिलिन जी, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड देखिएगा, पेनिसिलिन जी का मतलब दूसरा नाम भी होता है बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं इसको, जो किस कैटेगरी का ड्रग है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेल वॉल का सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ओके, और ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कीप इन माइंड, नैरो स्पेक्ट्रम है, सेल वॉल को सिंथेसिस को इनिबिट करता है, और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू कैसे? ट्यूबुलर सिक्रेशन इन यूरिन। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर होता है, उसका सिक्रेट होता है, तब वहां से इसका सिक्रेशन होता है, तब इसका एक्सक्रीशन होता है। लगभग 90% इसका एक्सक्रीशन इसी रूट के थ्रू होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो गया? पेनिसिलिन जी हो गया। ओके, यहीं पे एक चीज और देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन तो हो ही गया। बाकी ये तीनों ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का इनिबिट कर रहा है, और पेनिसिलिन जी सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। ओके, तो इस तरह के आंसर का भी ये
आंसर हो गया। क्लियर? तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फार्मासिस्ट, जीपीटी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। Question number second, friends. In order to produce characteristics pharmacological action, a drug must always, मतलब किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आने के लिए क्या जरूरी है वो चीज बता रहा है। तो यहाँ पे देखना हम जैसा पढ़ चुके सुपर 30 क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पे देखिएगा, यदि हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो देखिएगा ये एक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इधर हमने लिया है और इधर टाइम लिया है। टाइम जैसे हम ड्रग देते हैं तो क्या होगा, एक लेवल बढ़ता है प्लाज्मा में ड्रग का, और इस तरह से वो लेवल सब पहले तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। देखिएगा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये वाला सेक्शन है, ये पूरा एब्जॉर्प्शन फेज कहलाता है, ये वाला पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज कहलाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद का, और ये वाला एलिमिनेशन फेज कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनिमम लेवल होता है जिसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, और ये क्या होता है देखिएगा, इसको मैं बताता हूं आगे। दूसरा एक लेवल होता है जिसको एमएससी बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। इन दोनों, और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पीक होता है इसको बोलते हैं सी मैक्स, जिसको पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके ध्यान दीजिएगा, जो इन दोनों के बीच में जो रेंज होती है उसको हम थेरापेटिक रेंज बोलते हैं। मींस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के जस्ट ऊपर इस लेवल से जैसे ही पहुंचता है ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आना शुरू हो जाता है, वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं फार्माकोलॉजी एक्शन के। ओके फिर देखिएगा यहाँ इससे ऊपर जाएंगे तो टॉक्सिसिटी लेवल जाएगा, इससे नीचे जाएंगे तो सब थेरापेटिक लेवल जाएगा। मतलब सब थेरापेटिक लेवल का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि ड्रग का एक्शन नहीं दिखेगा, और या इससे ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक नेचर आने लग जाएगा। ओके जो ये वाला सबसे यहाँ पे सबसे पीक पहुंच रहा है इसको टी मैक्स बोलते हैं, जिसका टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोला जाता है। ओके फिर देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, मतलब इससे इतना ज्यादा एक्शन आएगा। फिर आता है नेक्स्ट ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहाँ है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाली रेंज पे है, तो यहाँ पे ये जितनी देर तक मेंटेन रहेगा उतना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आएगा, मींस फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। क्लियर है? फिर आता है ऑनसेट ऑफ टाइम, जैसे ही ये पहुंचेगा इस लेवल के पास तो वो एक्शन आने लग जाएगा, और जैसे ही ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा और जैसे ही इस लेवल से क्या होगा नीचे जाने लगेगा तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा, मतलब वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखेगा। क्लियर है? ये हो गई। और जो ये वाला पूरा एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व, जो क्या बताता है फ्रेंड्स, ये बताता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू बता दिया है जब हम ड्रग को देते हैं। तो हमारा जो आंसर है क्या है, ये वाला आंसर हो गया मिनिमम इफेक्टिव। तो देखिएगा आंसर दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज क्या हो रहा है, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। एडिक्वेट का मतलब जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन थी वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, आइडेंटिफाई वन ऑफ द कैंसर केमोथेरापेटिक एजेंट विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे 4 ड्रग्स है, चारों ड्रग्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पहला ड्रग है पहला ड्रग है फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल देखिएगा, फ्लोरोयूरेसिल कौन सा ड्रग है, पिरिमिडीन एनालॉग है। पिरिमिडीन एनालॉग कौन सी कैटेगरी का है, एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का है, जो किसको इनिबिट करता है, इनिबिशन ऑफ डीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड टू डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, मतलब इसके कन्वर्जन को रोकता है, इसके मतलब थाइमिडाइलिक एसिड को बनने से रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलेक्टिव फेलियर ऑफ
डीएनए सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है, नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का ड्रग है फ्लोरोयूरेसिल और पिरिमिडीन एनालॉग है। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर ए होना चाहिए। लेकिन बाकी ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। एल्काइलेशन एक वर्ड आता है, एल्काइलेशन ऑफ सेवंथ पोजीशन ऑफ ग्वेनिन, जो जनरली डीएनए या आरएनए या बायोमोलिक्यूल में रहता है। बायोमोलिक्यूल जैसे न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मेनली यहाँ पे नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है, ये वाला नाइट्रोजन मस्टर्ड है। नाइट्रोजन मस्टर्ड के यदि अपन एग्जांपल देखते हैं तो स्ट्रामोस्टिन, मेक्लोरिथामीन, क्लोरम्ब्यूसिल, मेलफेलॉन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, ये हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड की बात हो गई। फिर उसके बाद में है ये तो सारे के सारे इसके कैटेगरी आ गई। ये बेसिकली नाइट्रोजन मस्टर्ड एक कैटेगरी है जिसमें क्लोरम्ब्यूसिल भी आ रहा है, ये हमारा क्लोरम्ब्यूसिल। साइक्लोफॉस्फेमाइड भी आ रहा है, ये साइक्लोफॉस्फेमाइड। इसका मतलब सारे के सारे क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। ओके, मैं थोड़ा सा क्लोरम्ब्यूसिल के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स। क्लोरम्ब्यूसिल जैसा कि ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी है किसके लिए, फॉर chronic lymphatic leukemia and non-Hodgkin's lymphoma। ओके, ये बेसिकली कैंसर के डिफरेंट टाइप्स है जिसमें यूज होता है क्लोरम्ब्यूसिल। ओके, फिर आता है फ्रेंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या होता है देखिएगा, ये अगेन हालांकि एल्काइलेटिंग एजेंट है, एज ए एंटी कैंसर यूज होता है, लेकिन इसका एक मेन कैटेगरी और आता है, या इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी में भी हम इसको रखते हैं। ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी में रखने के बाद में इसका मेन जो साइड इफेक्ट होता है, एक तो एलोप्सिया होता है। एलोप्सिया का मतलब होता है बाल उड़ जाते हैं या हेयर लॉस हो जाता है, और सिस्टेसिस हो जाता है, किसकी वजह से ड्यू टू द एक्रोलिन फॉर्मेशन। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो एक्रोलिन बनता है जिसकी जो सिस्टेसिस प्रोड्यूस करता है नेफ्रॉन्स में। ओके, तो यहाँ पे इन सभी ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हमारा आंसर जैसा कि पहले ही क्लियर था, फ्लोरोयूरेसिल, ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नॉट बिलीव्ड टू बी डोज रिलेटेड फिनोमेना। ध्यान दीजिए, इसमें मतलब एडवर्स रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये डोज रिलेटेड का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा डोज देंगे उतना ज्यादा एक्शन आएगा। वो किससे रिलेटेड नहीं है, नॉट बिलीव्ड, नोट का मतलब वो डोज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो साइड इफेक्ट आ रहा है, टॉक्सिक रिएक्शन आ रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी आ रहा है, और आइडियोसिंक्रेसी आ रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स, या ये पॉइंट्स हैं, या जो ये वर्ड्स हैं, इनका मैं डिटेल बताता तो आंसर अपना ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा हमारा पहला है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो हमें नहीं चाहिए। हमें प्लीजेंट इफेक्ट चाहिए, अनप्लीजेंट नहीं चाहिए, और ये जितना ज्यादा हम ड्रग देंगे उतना ज्यादा साइड इफेक्ट आएगा। इसका मतलब रिलेटेड टू ड्रग डोज हो गया। क्लियर है? दूसरा आता है फ्रेंड्स, देखिएगा टॉक्सिसिटी रिएक्शन। टॉक्सिसिटी रिएक्शन अगेन रिएक्शन ड्यू टू द हाई डोज ऑफ ड्रग। टॉक्सिसिटी समझ में आ रहा होगा शायद, कि हाई डोज की वजह से जनरली टॉक्सिसिटी होती है। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया था एक ग्राफ के बारे में जिसमें दिखाया था अबाउ एमएससी लेवल, मतलब एमएससी का मतलब मैंने बताया था मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के यदि ऊपर कंसंट्रेशन जाएगी तो वो टॉक्सिसिटी आएगी। जो कब जाएगी, जब ज्यादा डोज जाएगी। अगेन मतलब ये क्या हो गया, डोज से रिलेटेड हो गया। फिर आता है फ्रेंड्स, देखिएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब हो गया इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट, मतलब कोई जैसे कोई भी ड्रग, जो ड्रग दे रहे हैं हम, वो ड्रग एज ए एंटीजन या एलर्जन की तरह काम करने लग जाए तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कैटेगरी में लेते हैं। और ये कितनी भी ड्रग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इफेक्ट आएगा ही आएगा, मतलब ड्रग की डोज से रिलेटेड नहीं है। यदि थोड़ी सी भी डोज दी, पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, तो वो 100% हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन आएगा ही आएगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, कौन सा, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब
होता है एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ ड्रग्स। मतलब अगेन देखिएगा, जो नॉर्मल इफेक्ट नहीं है वो उसको हम आइडियोसिंक्रेसी कैटेगरी में डालते हैं। जो नॉन डोज रिलेटेड फीचर है, मतलब डोज से कोई मतलब नहीं रखता, जैसा कि क्लोरोफेनिकोल क्या करता है, सीरियस एप्लास्टिक एनीमिया करता है, ये इसकी डोज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आइडियोसिंक्रेसी का एक एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे देखना आंसर हमारा क्या हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी और आइडियोसिंक्रेसी, ये दो हमारे आंसर जो है, या जो दो टर्म्स हैं जो डोज से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया डी, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी और आइडियोसिंक्रेसी आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आइडेंटिफाई रिसेप्टर विच डेमोस्ट्रेट द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेटेड। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो सबसे ज्यादा जल्दी एक्शन देगा, फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पॉन्स। इसका मतलब यह है कि जो सबसे जल्दी रेस्पॉन्स देगा वो कौन सा रिसेप्टर है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 तरह के रिसेप्टर हैं, इन चारों तरह के रिसेप्टर के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं, तो और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, कौन सा आप यदि अपन एक सेल की बात करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है जो जिसमें अपन अलग अलग रिसेप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आप, सबसे पहले है आयनोट्रॉपिक, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा एक यहाँ पे रिसेप्टर है और इसके बगल में एक आयन चैनल है। जैसे ही इस पे कोई ड्रग आता है, ये D4 ड्रग है, R4 रिसेप्टर है, इस पे जैसे ही ड्रग आके अटैच होता है, इमीडिएटली ये आयंस का फ्लो यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे आयन, ये आयन है, आयन यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन होता है। और इस हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, या अंदर जो सेल का होता है अंदर, जिसकी वजह से सेलुलर इफेक्ट आता है। फ्रेंड्स, सेलुलर इफेक्ट ये कितनी जल्दी आता है, मिली सेकेंड्स में आता है, मतलब बहुत फास्ट आता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मेनली निकोटिनिक रिसेप्टर, जो एसीएच रिसेप्टर का एग्जाम्पल है। ओके, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसका दूसरा नाम है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगेन रिसेप्टर के साथ में ये एक रिसेप्टर है, इसके बगल में एक एंजाइम जुड़ा रहता है, और एंजाइम इस एक तरफ दूसरी तरफ ये आयन रहता है। जैसे ही ड्रग आता है, इस पे आकर ड्रग इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करते ही क्या होता है, ये जी कपल रिसेप्टर इस एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों इफेक्ट दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। यहाँ पे कौन सा ड्रग होगा उस पे ये प्लस और माइनस हो सकता है। देखिएगा इस प्लस और माइनस जैसे एंजाइम को करता है तो सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है। सेकंड मैसेंजर जनरेट या तो जनरेट होने से कैल्शियम रिलीज होता है या प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। एक पाथवे तो ये हो गया। दूसरा पाथवे क्या होता है फ्रेंड्स, वही सेम यहाँ पे इस आयन चैनल को या तो एक्टिवेट करता है, मींस स्टिमुलेट करता है, या इसको बंद करता है। तो क्या होता है, ये आयंस क्या होंगे, यहाँ पे आयंस की वजह से या तो फ्लो होगा या बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा और सेलुलर इफेक्ट आएगा यहाँ कैल्शियम की वजह से, और प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये वाला पाथवे चलेगा, और हाइपर पोलराइजेशन से ये वाला पाथवे चलेगा, जिसकी वजह से सेलुलर इफेक्ट आएगा, मतलब सेल में इफेक्ट आएगा। ये एक सेकंड्स में ये काम होता है। ओके, पहला वाला मिली सेकेंड में था, दूसरा वाला सेकंड्स में है। ओके, इसका एग्जाम्पल मस्करनिक रिसेप्टर है आपका फ्रेंड, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का एग्जाम्पल कहलाता है। ओके
फ्रेंड्स नेक्स्ट है काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर के लिए अगेन मैं एक रिसेप्टर बता रहा हूं यहाँ पे, और इस रिसेप्टर पे जैसे ही ड्रग आता है, ये ड्रग आ गया, ड्रग इंटरेक्ट किया, जैसे ही ड्रग इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करते ही इसने क्या किया, प्रोटीन का फोस्फोराइलेशन किया, प्रोटीन फोस्फोराइलेशन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जीन ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस से सेलुलर इफेक्ट आया। इस पूरे इफेक्ट को प्रोटीन सिंथेसिस होने तक के टाइम को कितना हो रहा है, आवर्स में इफेक्ट आता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा और डिले हो गया। ओके, इसका एग्जांपल है टायरोसिन रिसेप्टर, जो एक इंसुलिन रिसेप्टर भी होता है, इस टाइप का एग्जांपल। ओके फ्रेंड, दूसरा आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर जैसा कि अब पता लग रहा है आपको, न्यूक्लियस में मिलता है, तो ये न्यूक्लियस रिसेप्टर हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे ये ड्रग आता है और यहाँ पे इस पे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होगा, जैसा कि आपको पता है जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यहाँ पे, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में सेलुलर इफेक्ट आएगा, और ये अगेन आवर्स में इफेक्ट आता है, जो एक मेनली न्यूक्लियस रिसेप्टर पे काम कौन करता है, ये स्टेरॉइड रिसेप्टर होता है। इसका एक एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग सभी रिसेप्टर के बारे में बता दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे फास्ट कौन करता है, मिली सेकेंड में हो रहा है, तो ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर या लिगेंड गेटेड आयन चैनल का एक आंसर होगा। उसके बाद में सेलुलर इफेक्ट पे जी सेकेंड्स में इफेक्ट देता है, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो रहा है, और इसके बाद में काइनेज, और उसके बाद में कौन सा, न्यूक्लियर रिसेप्टर। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आंसर हमारा कौन सा हो गया, आयनोट्रोपिक, जो सबसे फास्ट एक्शन देता है, ये फास्टेस्ट एक्शन वाला हमारा रिसेप्टर हो गया। यहाँ पे आपका एक लाइक जरूर बनता है, बेल आइकन को इनेबल करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपका कमेंट भी एक्सपेक्टेड है। यदि हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट इज। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन हम कब देते हैं, जनरली हार्ट की प्रॉब्लम होगा तब दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कब होती है हार्ट की प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रेट का एग्जांपल है, और मेनली कब दिया जाता है, हार्ट का मतलब एंजाइना पेक्टोरिस की बात हो रही है, एंजाइना पेक्टोरिस होगा तब प्रॉब्लम इसमें दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से नाइट्रेट मैं सभी का बता देता हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, ये तो सबलिंगुअल फॉर्म में दिया जाता है, जिसका 10 से 30 मिनट इफेक्ट रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और यदि इसको ऐसा मतलब सस्टेन रिलीज ओरली दिया जाए तो 4 से 8 घंटे इसको रहता है। ओके, फिर आता है फ्रेंड दूसरा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, जो इसको सबलिंगुअल देते हैं तो 20 से 40 मिनट रहता है इसका इफेक्ट, और यदि इसको ओरली देते हैं तो 2 से 4 घंटे, और सस्टेन रिलीज ओरली देते हैं तो 6 से 10 घंटे उसका इफेक्ट रहता है। ओके, फिर आता है आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट, जिसका ओरली जनरली दिया जाता है, जिसका 6 से 10 घंटे इफेक्ट रहता है। और यहाँ पे इरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट रहता है, जिसको ओरली दिया जाता है, 4 से 6 घंटे इसका इफेक्ट रहता है। और नेक्स्ट आता है जो लास्ट होता है, पेंटा इरिथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट, जो ओरली दिया जाता है तो 3 से 5 घंटे होता है, और सस्टेन रिलीज दिया जाता है तो 8 से 12 घंटे होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जनरली जो सबलिंगुअल के फॉर्म में दिया जाता है, जो शुरू वाली 2 ड्रग्स है, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोडाइनाइट्रेट, ये दोनों सबलिंगुअल, लेकिन दोनों का 10 से 30 मिनट इफेक्ट रहता है, पहले वाले का, दूसरे वाले का 20 से 40 मिनट इफेक्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बता रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन का मतलब यहाँ पे आंसर हमारा 3rd होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा आंसर 10 से 30 मिनट का हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द यूरिनरी पीएच बिकम 8,
8 pH हो गया तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वन ऑफ द ड्रग टेक प्लेस। ध्यान दीजिएगा, यदि यूरिन का pH 8 हो गया तो कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, ये बोल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यूरिन का एक्सक्रीशन कब होता है ये ध्यान रख लेना, जो ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी तब होगा, पहला पॉइंट। ऑर्गेनिक सॉल्ट जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं तब हो सकता है, और आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होगा तो वो सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें ड्रग्स की कैटेगरी देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मेपिरामीन, मॉर्फिन एंड मैकमाइलिन, मेपिरामीन, मैकमाइलिन एंड मॉर्फिन, ये सारे की सारी तीनों की तीनों ड्रग्स कौन सी कैटेगरी के हैं फ्रेंड, देखिएगा बेसिक नेचर की है। बेसिक नेचर की है तो यदि बेसिक पीएच होगा 8 पीएच ही होगा तो ये आयोनाइज नहीं होगी। आयोनाइज नहीं होगी तो क्या होगा, ये पीएच इस पीएच पे सोल्यूबल नहीं होगी, मींस इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेगी, और इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, इनका एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, इनका एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा क्योंकि ये बेसिक नेचर की है, पीएच भी बेसिक ही है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो एक्सक्रीशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं एस्पिरिन की। ध्यान दीजिएगा, ये नेचर कैसा है इसका, एसिडिक नेचर का ड्रग है, ये एसिडिक नेचर है, और ये क्या होगा, 8 पीएच बेसिक है तो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होगी तो क्या होगा, सोल्यूबल इन यूरिन हो जाएगा। जैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उसका एक्सक्रीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका एक्सक्रीशन बढ़ गया, तो हमारा आंसर शायद समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया हमारा बी। Friends, question number 8. The drug mefloquine, proguanil and primaquine can be effectively used in disease produced by, कौन सी डिजीज में होता है, देखिएगा ये कौन सी ड्रग्स है, मेनली शायद आपको पता लग रहा होगा कि ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी होती है, जो ट्रीट किया जाता है मलेरिया को, जनरली किससे, जो मलेरिया को जो किससे होता है, प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है। प्रोटोजोअल पैरासाइट कौन सा, दैट इज प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का ही होता है। ओके, और ये मेनली कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ओके, तो ये सारे के सारे 5 यहाँ पे स्पीसीज है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सी बात कर रहे थे अपन, प्रीमाक्विन एक ड्रग आ गया, ये वाला हमारा जो प्रीमाक्विन है ये एक्टिव अगेंस्ट गेमेटोसाइट्स एंड हिप्नोजॉइट्स होता है। ये तो एक एक्टिविटी होगी इसकी। दूसरी, हिमोलाइटिक एनीमिया करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उनमें हिमोलाइटिक एनीमिया करता है। ये ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, मैफ्लोक्विन। मैफ्लोक्विन के बारे में शायद सब देख रहा होगा, इफेक्टिव किसमें रहता है, मेनली इफेक्टिव ड्रग किसमें रहता है, मल्टी रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मतलब उसमें रेजिस्टेंस पावर होगी तो हम मैफ्लोक्विन देंगे तो ड्रग काम करेगी। ओके, फिर आता है प्रोग्वेनिल। प्रोग्वेनिल शायद से पता लग रहा होगा आपको, बेसिकली प्रो ड्रग होता है, और ये प्रो ड्रग एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड की तरह काम करता है, और जैसा कि प्रो ड्रग है तो इस साइक्लोग्वेनिल में कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लोग्वेनिल में कन्वर्ट होने के बाद में प्लाज्मोडियल डाइहाइड्रोफोलेट थाइमिडाइलेट को उसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बता दिया, तीनों ड्रग्स के बारे में बता दिया, कौन सा ड्रग्स का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे सारी की सारी ये चीज बता दी। आंसर आपका पहली बार में क्लियर हो गया था, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करेगा, इस तरह से प्रोटोजोल से आंसर हो गया हमारा सी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा क्वेश्चन है, टेक्रोलिमस इज ए मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स विच बियर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। ध्यान दीजिएगा, टेक्रोलिमस एक मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक कैटेगरी का है जिसके कौन से करैक्टर है, एट्रीब्यूट का मतलब उसके कौन से करैक्टर है, तो मैं टेक्रोलिमस के बारे में बता देता हूं। बेसिकली ये इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी में दिया जाता है। ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी में होता है, और ये किससे मिलता है,
है स्ट्रेप्टोमाइसिस सुकबेंसिस में से मिलता है और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1984 में। ओके, तो इसका सोर्स क्या हो गया, ये वाला इसका सोर्स हो गया पहली बात। फिर उसके बाद में बात करते हैं ये टेक्रोलिमस के साथ में दूसरा ड्रग और होता है टेक्रोलिमस, जैसा कि आपको पता है कि मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक है, इसके साथ में एक साइक्लोस्पोरिन भी पढ़ा जाता है जो साइक्लिक नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ओके, मींस ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसकी कैटेगरी अलग है और इसकी कैटेगरी अलग है। क्लियर है? फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट, ये टेक्रोलिमस क्या करता है फ्रेंड्स, बाइंड्स टू साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोफिलिन प्रोटीन्स। ये इम्यूनोफिलिन प्रोटीन कौन सी होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन होता है FK506 बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसकी इसको जैसे बाइंड होता है उसकी वजह से क्या होता है, इनिबिशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स बेसिकली इम्यूनिटी से रिलेटेड आ गया वाया कैल्सिन्यूरिन इनिबिशन। कैल्सिन्यूरिन का इनिबिशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, रेड्यूस पेप्टाइड प्रोपाइल लाइल आइसोमरेज एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी रेड्यूस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखने वाली बात है, तो यहाँ पे दो आंसर को हमें चेक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कोई से 2 है तो देखिएगा, एक तो हमारा आंसर ये वाला है कि ये किससे मिलता है, इससे मिलता है और केमिकली अनरिलेटेड टू साइक्लोस्पोरिन, ये वाली बात हो गई। और दूसरा कौन सा है यहाँ पे कि बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक पेप्टाइड प्रोपाइल आइसोमरेज और कैन बी यूजफुल इन लिवर किडनी ट्रांसप्लांट। लिवर किडनी ट्रांसप्लांट में क्यों होगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे आंसर कैसा हो गया हमारा Q एंड R, ये Q एंड R हो गया। लिवर ट्रांसप्लांट में क्यों होगा, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट, जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, तो ये टेक्रोलिमस एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट वहां दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से आपको देख रहा होगा, मेटफॉर्मिन एक्ट बाय 2 मैकेनिज्म। तो मेटफॉर्मिन कौन सी 2 मैकेनिज्म से काम करता है, तो मेटफॉर्मिन का मैं मैकेनिज्म एक्शन बता देता हूं। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म एक्शन फ्रेंड्स 3 तरीके से होता है। पहला एक्शन होता है ये सप्रेस करता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है लीवर में नया ग्लूकोज बनना, वो रोकता है। उस सप्रेस का मतलब ये डिक्रीज करता है, डाउन करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम लीवर, मतलब लीवर से ग्लूकोज बाहर नहीं निकलता, रोक देता है उसको। ओके, पहला। दूसरा फ्रेंड देखिएगा आपका कौन सा, एनहांस, इंक्रीज करता है इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन जो अपटेक करता है उसको अपटेक को इंक्रीज करता है और डिस्पोजल इन स्केलेटल मसल एंड फैट, मतलब स्केलेटल मसल्स और फैट में इंक्रीज होता है, जो ग्लूकोज इनके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा, प्रमोट पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ओके, तो देखिएगा आंसर पहला हमारा P है, ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि इंक्रीज नहीं करता, लेकिन डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, ये करेक्ट है, ये वाली बात कर रहा है ये। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इनिबिट अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, ये भी नहीं करता, लेकिन इंक्रीज मसल एक्शन इन इंसुलिन एक्शन इन मसल्स एंड फैट, ये हमारा ये भी सही है, ये वाला दूसरे वाली बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, R और S होना चाहिए, तो R और S हो गया, तो आंसर हो गया हमारा B। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है, और आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट वीडियोस के साथ में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।